स्कैरी सैटरडे। रात के सन्नाटे में जब हवा भी थम जाती है तब कुछ आवाज़ें हमें सुनाई देती है। क्या वो सिर्फ हमारी कल्पना है या कुछ और जो हमारे आसपास है? आज की कहानी एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है। स्वागत है आपका स्कैरी सैटरडे में। उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव मलौनी के बाहर एक विशाल लेकिन जर्जर हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। वो हवेली अब वीरान थी, लेकिन कभी वहाँ जिंदगी बसा करती थी। आज उस हवेली को लोग दूर से ही देखते थे, क्योंकि कहते थे वो अब इंसानों की नहीं, आत्माओं की जगह है। अमित एक यूट्यूबर और एडवेंचर व्लॉगर था। उसका चैनल तेज़ी से पॉपुलर हो रहा था। उसे जहाँ भी डरावनी जगहों की खबर मिलती, वो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता। इस बार उसका निशाना वही वीरान हवेली थी। अमित ने अपनी टीम साक्षी, जो कैमरा वैमन है, वरुण, जो साउंड टेक्नीशियन है, और दीप, जो ड्रोन ऑपरेटर है, उससे कहा, इस बार कुछ बड़ा करना है। लोग सिर्फ हवेली की बातें सुनते हैं, हम उन्हें वो दिखाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं देखा। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया। एक बुजुर्ग रामनाथ ने चेतावनी दी, रात को मत जाना, दिन में भी हवेली की दीवारें सांस लेती हैं। पर अमित नहीं माना। रात 11 बजे चारों ने कैमरे और उपकरणों के साथ हवेली में कदम रखा। हवा अजीब सी भारी थी, जैसे कुछ निगाहें उन्हें अंदर खींच रही हों। अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया, बिना किसी हवा के, और तभी पहली चीख सुनाई दी। दरवाज़ा अपने आप बंद होते ही कमरे में सन्नाटा पसर गया। साक्षी ने तुरंत कैमरा ऑन किया और पूरे हॉल की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हॉल का फर्श टूटा हुआ था, दीवारों पर जाले और खून के धब्बे थे, पुराने लेकिन ताजगी की तरह डरावने। वरुण ने साउंड रिकॉर्डर ऑन किया और धीरे से कहा, कुछ अजीब है यहाँ, ये सन्नाटा, जैसे ये हमें सुन रहा हो। दीप ने ड्रोन उड़ाया, जो ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही ड्रोन ने सीढ़ियों की तरफ रुख किया, एक झटका लगा और स्क्रीन ब्लैक हो गई। अमित चौंका और बोला, सिग्नल चला गया। दीप ने घबराते हुए कहा, नहीं, ड्रोन बंद हो गया है, कोई पावर फेलियर नहीं है। अचानक साक्षी के कैमरे ने एक छाया को कैद किया। सीढ़ियों पर एक औरत की परछाई, सफ़ेद साड़ी में, बिना चेहरे के। साक्षी ने कैमरा झटकते हुए कहा, वो क्या था, तुम लोगों ने देखा? कोई जवाब नहीं मिला। तभी पास के कमरे से एक दरवाज़ा खुद से खुला। उसके अंदर से ठंडी हवा नहीं, बल्कि सड़े हुए मांस की बदबू निकली। अमित ने आगे बढ़कर दरवाजे के अंदर झांका। कमरे में सिर्फ एक झूला था, जो खुद ब खुद हिल रहा था, और दीवार पर लिखा था, क्या तुम लोग भी वही करोगे जो उन्होंने किया? वरुण ने कांपती आवाज़ में पूछा, ये किसने लिखा? साक्षी ने धीरे से कहा, शायद वही जो अब भी यहाँ है। कमरे की दीवार पर लिखे शब्दों ने सबको हिला दिया था। अमित ने अपने बैग से टॉर्च निकाला और उस पुरानी पेंटिंग की ओर रोशनी डाली, जो कमरे की सबसे पीछे की दीवार पर टंगी थी। उसमें एक लड़की की तस्वीर थी, गोरी, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, पर चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं। नीचे नाम लिखा था, कविता ठाकुर, 1948 to 1966। दीप ने कहा, ठाकुर की बेटी थी ये, शायद यही आत्मा है। साक्षी ने पुराने लकड़ी के संदूक को खोलने की कोशिश की। ढक्कन पर खून के निशान थे। अंदर एक डायरी रखी थी, पीली, फटी हुई, लेकिन अब भी पढ़ने लायक। अमित ने डायरी पढ़नी शुरू की। 20 अगस्त 1966। आज भी उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा, ठाकुर खानदान की इज्जत के लिए मेरी शादी उसी आदमी से होगी जिसे मैं नफ़रत करती हूँ।
21 अगस्त। मैंने आत्मा को बुला लिया। अब ये हवेली मेरी नहीं रही, ये उसकी है। जो भी यहाँ आएगा वो भुगतेगा। 22 अगस्त। आज आखिरी दिन है। अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो ये हवेली फिर कभी चुप नहीं रहेगी। पन्नों पर लाल रंग के छींटे थे, शायद खून के। सबका दिल बैठने लगा। तभी कमरे में लगे पुरानी घड़ी की सुई 1 मिनट के लिए उल्टा चलने लगी और फिर झूले पर अचानक वो आत्मा बैठ गई। एक लड़की सफ़ेद साड़ी में, चेहरा अध जला, आंखें खून से भरी हुई। उसने सीधा अमित की ओर देखा और बोली, तुम भी मुझे कैद करोगे क्या? वो आत्मा अब झूले पर नहीं थी। वो अचानक हवा में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन कमरे का तापमान बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया था। सबके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे। अमित ने घबराकर कहा, हमें निकलना चाहिए। पर तभी दरवाज़ा एक ज़ोरदार झटके के साथ बंद हो गया। दीप ने हैंडल पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे पत्थर सा बन गया हो। वरुण ने फ़ोन निकाला और फ़ोन देखते हुए बोला, नो नेटवर्क। साक्षी चिल्लाई, देखो कैमरे में कुछ है। कैमरे की स्क्रीन पर एक लड़की बार बार दिखाई दे रही थी, लेकिन असल में वहाँ कोई नहीं था। वो कैमरे में एक ही लाइन दोहराती रही, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अमित ने कहा, हमें उस रात का सच जानना होगा, तभी हम इससे निकल सकते हैं। वे हवेली की पहली मंजिल पर पहुँचे। हर कमरा पहले से ज़्यादा डरावना था। दीवारों पर खून से बने निशान, छत से लटकती पुरानी गुड़िया और हर जगह जलने की बदबू। एक कमरे में उन्हें एक पुराना एल्बम मिला। उसमें ठाकुर साहब और उनकी बेटी कविता की कई तस्वीरें थीं, लेकिन आखिरी पेज पर कुछ अजीब था। एक शादी की फ़ोटो जिसमें कविता के चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कान थी, और साथ खड़ा आदमी वो वही था जिसे गांव वाले पिशाच कहते थे। अचानक साक्षी जोर से चिल्लाई। वो ज़मीन पर गिर चुकी थी और उसके गले पर जलने के निशान थे। दीवार पर फिर लिखा था, अब तुम सबकी बारी है। साक्षी अब होश में थी, लेकिन उसकी आंखों में डर बस चुका था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस एक ही दिशा में देखे जा रही थी, हवेली के तहखाने की ओर। वो नीचे है, उसने कांपती आवाज़ में कहा। अमित ने कहा, क्या? साक्षी ने कहा, कविता की लाश उसी कमरे में जहाँ सब खत्म हुआ था। वे चारों नीचे तहखाने की ओर बढ़े। सीढ़ियाँ टूटी हुई थी, हर कदम पर चीखती लकड़ी की आवाज़ गूंजती थी। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, हवेली की दीवारें धड़कने लगी, जैसे किसी का दिल धड़क रहा हो। तहखाने का दरवाज़ा खुलते ही गुप्त अंधेरा और बदबू का भयानक झोंका आया। दीप ने टॉर्च जलाई और सामने देखा एक कोना, जहाँ राख के ढेर में से एक अध जली चूड़ी चमक रही थी। उसके पास ही एक काली किताब पड़ी थी, तंत्र साधना की पुस्तक। अमित ने जैसे ही किताब को हाथ लगाया, हवेली की दीवारें हिलने लगी। एक तेज चिल्लाहट गूंजी, तुम भी उन्हें माफ़ करोगे जो मुझे जिंदा जलाकर चले गए? अब पूरी सच्चाई सामने थी। ठाकुर साहब ने अपनी बेटी कविता की शादी एक तांत्रिक से ज़बरदस्ती करवाई थी। जब उसने विरोध किया तो उसे हवेली के इसी तहखाने में जिंदा जला दिया गया। लेकिन मरने से पहले उसने आत्मा को बुलाया और कहा, जब तक सच उजागर नहीं होगा ये हवेली किसी को चैन नहीं लेने देगी। दीप ने कांपती आवाज़ में कहा, हमें ये सच्चाई दुनिया को दिखानी होगी, तभी ये आत्मा मुक्त होगी। अमित ने कैमरा ऑन किया और तभी सब लाइट्स बंद हो गई। सिर्फ एक आवाज़ गूंजी, अब तुम मेरे गवाह हो, अगर झूठ बोलोगे तो तुम भी यहीं रहोगे। अंधेरे में डूबे तहखाने में लाइट्स बंद होने के बाद सबकी सांसें थम सी गई थी। चारों तरफ एक घना सन्नाटा था, जैसे हवेली खुद बोल रही हो। सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से आती एक औरत की धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी, तुम भी अब मेरे साथ रहोगे। अमित ने झट से कैमरे की लाइट जलाई, लेकिन क्या देखता है, कविता की परछाई सामने खड़ी है। उसकी आंखें
अब पूरी तरह कटी फटी हो चुकी हैं। चेहरा जलकर काला हो चुका है। तुमको यह सच चाहिए था ना? उसने चिल्लाकर कहा। अमित कांपते हुए बोला, हाँ हाँ, हम सच बताएंगे। तुम शांत हो जाओ, तुम परेशान मत हो। हम सब कुछ दुनिया को दिखाएंगे। हम तुम्हारी कहानी बताएंगे। लेकिन उसी पल कविता की आत्मा का रूप अचानक बदल गया। अब वो एक विकराल रूप में सामने थी। उसकी आंखों से लावा बह रहा था और हाथों में जलते हुए तार थे। हवेली की दीवारों पर खून से सनी लकीरें उभर आई। तुम सच नहीं समझ सकते, तुम कभी नहीं समझ सकते। कविता की आत्मा गुर्राई। साक्षी और वरुण की सांसें थम गई। उन्हें एहसास हुआ कि अब वे इस दुनिया में नहीं थे। अब ये सब एक खतरनाक खेल बन चुका था। अमित ने कहा, हमें इसे रोकना होगा। साक्षी ने कांपते हुए पूछा, कैसे? हमें तंत्र मंत्र करना होगा। वही तरीका है जिससे कविता को शांति मिल सकती है। उस तंत्र की किताब में कुछ था जो हवेली के भीतर से बाहर निकलने का रास्ता दे सकता है। दीप ने तंत्र साधना की किताब से कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही उसने मंत्र बोला, हवेली की दीवारें हिलने लगी, फर्श पर जलती हुई लकीरें उभरने लगी और वह भीषण चीखें फिर से गूंजने लगी। अचानक कविता की आत्मा दीवारों से निकलकर उनके बीच में आ गई, लेकिन इस बार उसकी आक्रामकता का कुछ असर नहीं हुआ। तंत्र के मंत्र ने काम करना शुरू कर दिया था और कविता की आत्मा अब धीरे धीरे शांत होती जा रही थी। उसकी आंखों में डर और दर्द था, जैसे वह आखिरकार अपनी मृत्यु के बाद की शांति चाह रही हो। कविता ने धीमे स्वर में कहा, तुमने मुझे मेरी मुक्ति दिलवाई, तुम सबको शांति मिल जाएगी, लेकिन याद रखना, हवेली की आत्मा कभी नहीं मरती। इसके बाद हवा का झोंका आया और सब कुछ शांत हो गया। अमित, साक्षी, वरुण और दीप एक दूसरे की ओर देख रहे थे। हवेली की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हवेली का रहस्य पूरी तरह खत्म हो गया था। वे बाहर निकले, लेकिन उन्हें हमेशा यह याद रहेगा कि कभी भी कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें नहीं दिखता, जो हमें कभी भी पकड़ सकता है। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, दरवाजे पर फिर वही खून से लिखा संदेश दिखा, तुम लौट आओगे। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते नई कहानी के साथ अगले सैटरडे को रात की 8:30 बजे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अगर आपके साथ भी कभी कुछ अजीब हुआ है तो हमें लिख भेजिए। शायद अगला स्कैरी सैटरडे आपका हो।